देश का बड़ा हिस्सा पड़ोसियों के कब्जे में। इतिहास की गलतियों में भारत ने गंवाई जमीनें। पिछली सरकारों की लापरवाहियों पर बड़ा खुलासा। दोस्तों, इतिहास के पन्ने पलटने पर देश के विशाल स्वरूप की जो तस्वीर सामने आती है, उसे देखने पर यह पता चलता है कि अलग अलग मौकों पर देश ने बहुत बड़ा भूभाग खो दिया है। देश की तमाम जमीनों पर पड़ोसी देशों ने कब्जा कर रखा है, जिसके लिए देश की पिछली सरकारों का गैर जिम्मेदाराना रवैया भी जिम्मेदार है। दोस्तों, सवाल उठता है कि आखिर देश ने कब कब अपनी जमीनें खोई? आजादी के बाद देश के किस हिस्से पर दूसरे देशों का कब्जा हो गया? देश के नेतृत्व की लापरवाही से हमने कितनी जमीनें खोई? तो दोस्तों, अगर हम अपने अतीत में झांक कर देखें तो वर्तमान अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, तिब्बत भारत के ही अभिन्न अंग थे। वक्त के साथ डेमोग्राफी में बदलाव होता गया और ये हिस्से देश से अलग होते गए। पाकिस्तान का उदय तो 1947 में देश के लीडर्स की बहुत बड़ी गलती थी, जिसके बाद भयानक रक्तपात हुआ और विभाजन पूरी तरह से एक तरफा अन्यायपूर्ण ढंग से हुआ। दोस्तों, सवाल उठता है कि पाकिस्तान का विभाजन किन परिस्थितियों में हुआ? कांग्रेस लीडरशिप कहां फेल हो गया? तो दोस्तों, भारत के बंटवारे की पटकथा आजादी से बहुत पहले लिखी जा चुकी थी। इसके पीछे हिंदू और मुस्लिमों के अपने अपने अधिकार और राजनीतिक हितों के कारण बताया जाता है। लेकिन एक सच ये भी है कि गोरी चमड़ी वाले ब्रितानी नहीं चाहते थे कि दक्षिण एशिया का यह देश कभी चैन की सांस ले। कभी अंग्रेजी हुकूमत में भारत के गवर्नर जनरल रहे वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को ही भारत को 2 हिस्सों में बांटने का ऐलान कर दिया था। यही नहीं, उन्होंने रियासतों को स्वतंत्र रहने का विकल्प दिया, जिसके चलते कश्मीर की समस्या पनपी। माउंटबेटन ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेताओं से लंबी चली बात के बाद भारत के विभाजन की घोषणा की थी। मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग कर रहे थे। इतिहासकार बताते हैं कि भारत की विभाजन की पटकथा की शुरुआत 1929 में तब शुरू हो गई थी, जब मोतीलाल नेहरू समिति ने अन्य सिफारिशों के अलावा सेंट्रल असेंबली में मुसलमानों के लिए 33% सीटों को आरक्षित करने की सिफारिश की थी। मोहम्मद अली जिन्ना मुसलमानों के प्रवक्ता बन गए। मुस्लिम लीग भारत के बहुसंख्यकों पर वर्चस्व का माहौल बनाने का आरोप लगाती रही और अल्पसंख्यकों को असुरक्षित बताती रही। 1932 में गांधी अंबेडकर समझौता हुआ, जिसे पुणे पैक्ट भी कहा जाता है। इसमें हरिजनों के लिए सीटें आरक्षित करने की बात थी। इसकी वजह से सवर्णों के अलावा मुसलमानों की भी बेचैनी बढ़ गई थी। उधर बंगाल में हिंदू मुस्लिमों का संघर्ष बढ़ता गया, जो देश के विभाजन का एक और कारण पैदा करने लगा था। बंगाल में हिंदू मुस्लिम टकराव की नींव तो अंग्रेजों ने ही रख दी थी, जब 1905 में राज्य का विभाजन धर्म के आधार पर किया गया था। 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने भारत के बंटवारे की प्लान पेश किया। 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में माउंटबेटन के प्लान को पारित कर दिया। माउंटबेटन के भारत के बंटवारे के प्लान को डिकी बर्ड प्लान के तौर पर भी जाना जाता है। माउंटबेटन का कहना था कि भारत की राजनीतिक समस्या का हल करने के लिए आखिरी विकल्प विभाजन ही है। दोस्तों, सवाल उठता है कि देश की सीमाएं किसने तय की? ये शख्स कब और कहां से आया? देश की भौगोलिक व्यवस्था की कितनी जानकारी थी इसे? तो दोस्तों, आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि जमीन को बांटने के लिए ब्रिटेन से अचानक सिरिल रेडक्लिफ नाम के अंग्रेज को बुलाया गया। ये शख्स पहले कभी भारत नहीं आया था। कहा जाता है कि इस शख्स को भारत की संस्कृति, पृष्ठभूमि और लोगों के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी। यहां तक कि उसे यह भी पता नहीं था कि पंजाब कहां है और बंगाल कहां है। रेडक्लिफ ने भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा खींच दी। 17 अगस्त 1947 को भारत पाकिस्तान की विभाजन रेखा यानी सीमा का नाम रेडक्लिफ लाइन पड़ गया। दोस्तों, विभाजन के बाद देश की बड़ी आबादी को विस्थापन और नरसंहार झेलना पड़ा। सवाल उठता है कि कितने लोग विस्थापित हुए और कितने लोगों का नरसंहार हुआ। तो दोस्तों, विभाजन के बाद लाखों लोग अपने ही देश में शरणार्थी बन गए थे। करीब 1.25 करोड़ लोगों को अपनी जगह छोड़ विस्थापित होना पड़ा था। इस दौरान व्यापक स्तर पर सांप्रदायिक दंगे हुए, जिनमें मरने वालों की संख्या की गिनती नहीं थी। हालांकि छिटपुट दंगे आजादी की घोषणा से पहले होने लगे थे। विभाजन के बाद लाखों लोग पैदल और बैलगाड़ियों के सहारे अपनी पुरखों की जमीन छोड़ पलायन करने को मजबूर हुए। तो वहीं रेलगाड़ियों की छतों तक पर भी पैर रखने की जगह नहीं बची थी। दोस्तों, अलग अलग समुदायों की मानसिकता का बिना अध्ययन किए केवल अपनी सोच देश के भीतर थोपने की कांग्रेस लीडर की सोच देश के विभाजन का बहुत बड़ा कारण बनी। कांग्रेस नेताओं द्वारा सौहार्दता के नाम पर केवल हिंदुओं को सहन करने की शिक्षा दी जाती थी, जिसकी वजह से हिंदू समुदाय बेपरवाह रहा और मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई करके बड़ी संख्या में हिंदुओं का नरसंहार किया, जिससे रक्षा का कांग्रेस के पास कोई प्लान नहीं था। और वहीं विभाजन के बाद आबादियों का भी आदान प्रदान नहीं हुआ। पाकिस्तान तो मुस्लिम देश बन गया, लेकिन भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाया। कांग्रेस नेताओं के सिद्धांत दोनों समुदायों की एकता के नाम पर हिंदू अधिकारों का दमन करते रहे। बाद में पाकिस्तान का एक भाग बांग्लादेश बन गया। वहीं आजादी के बाद ही पाकिस्तान ने देश पर आक्रमण कर दिया और कश्मीर के बड़े हिस्से में कब्जा कर लिया। ये भी देश
देश के नेतृत्व की बहुत बड़ी लापरवाही थी। दोस्तों सवाल उठता है कि आखिर क्या था पूरा मामला, कितनी जमीन पर पाकिस्तान ने किया कब्जा। तो दोस्तों 1947 में मिली आजादी और बंटवारे से पहले जम्मू कश्मीर का अस्तित्व एक स्वतंत्र रियासत के तौर पर था, लेकिन 1947 में ही पाकिस्तान ने सीमा से सटे जम्मू कश्मीर के क्षेत्र पर जबरन कब्जा कर लिया। ये कब्जा अब तक कायम है। दोस्तों आपको ये जानना बेहद जरूरी है कि 1947 से पहले केवल जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि लद्दाख भी हरि सिंह की रियासत का हिस्सा था। उससे पहले ये ना तो भारत का और ना ही पाकिस्तान का हिस्सा था। 1935 में अंग्रेजों ने इसके एक हिस्से को गिलगित एजेंसी को 60 साल के लिए लीज पर दे दिया था, लेकिन आजादी मिलते ही अंग्रेज सरकार ने उस लीज को रद्द कर हरि सिंह को पूरा कश्मीर लौटा दिया था। गिलगिट और बाल्टिस्तान के विलय के बाद हरि सिंह के लोकल कमांडर कर्नल मिर्जा हसन खान ने महाराजा के खिलाफ बगावत कर दी और गिलगिट बाल्टिस्तान को आजाद घोषित कर दिया। कमांडर के विद्रोह को देखते हुए हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारत में विलय की मंजूरी दे दी, लेकिन इसके बाद पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। करीब 3 हफ्ते बाद पाकिस्तानी सेना ने गिलगिट बाल्टिस्तान पर हमला कर दिया और उस पर कब्जा कर लिया। उसमें जम्मू का भी कुछ हिस्सा है। ये पूरा इलाका पीओके कहलाता है। दोस्तों इसके अलावा चीन ने भी कश्मीर के एक हिस्से पर कब्जा कर रखा है जिसे अक्साई चिन कहा जाता है। सवाल उठता है कि चीन ने कब कैसे इस इलाके पर कब्जा किया। तिब्बत के मामले में नेहरू ने क्या की थी गलती? तो दोस्तों तिब्बत सामरिक दृष्टि से देश के लिए बेहद महत्वपूर्ण था। सांस्कृतिक रूप से यह भारत से मजबूती से जुड़ा था। अगर नेताओं द्वारा ठीक से कोशिशें की जाती तो आज वो भी देश का अंग होता, लेकिन उसे शामिल करना तो दूर, पहले प्रधानमंत्री नेहरू की अदूरदर्शिता की वजह से हम इस बफर कंट्री को भी नहीं बचा पाए और तिब्बत पर कब्जे के बाद अब चीन भारत के तमाम इलाकों पर दावा ठोक रहा है। दोस्तों आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि जब चीनी सेना तिब्बत को तबाह कर रही थी तो उसके खाने के लिए चावलों की सप्लाई भारत से हो रही थी। हिंदी चीनी भाई भाई के दौर में भारत के सप्लाई किए हुए चावल खाकर चीनी सेना ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया। तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री हिंदी चीनी भाई भाई के नारे में खोए रहे। ये चावल कूटनीति 4 वर्षों तक जारी रही। चीन से परिवहन की कठिनाइयों को देखते हुए वो भारत से इस खरीद को अंजाम दे रहा था। 20 अक्टूबर 1954 को इस बात पर फिर से जोर दिया गया कि भारत तिब्बत में तैनात पीएलए को चावल की आपूर्ति जारी रखेगा। नेहरू का चीन प्रेम यहीं समाप्त नहीं होता। बहुत कम लोगों को जानकारी होगी कि नेहरू ने संसद को सूचित किए बिना तिब्बत के ल्हासा और झिंजियांग के कासगढ़ में भारतीय मिशनों को बंद कर दिया। वहीं तिब्बत के पठार का दक्षिण पश्चिम हिस्सा जहां बंजर और निर्जन मैदान है, जिसे चीन अपने मुस्लिम बहुल राज्य शिंजियांग का हिस्सा बताता है, लेकिन सच ये नहीं है। 1865 में भारत चीन सीमा का विलियम जॉनसन ने सर्वे किया और जॉनसन लाइन के हिसाब से बताया कि अक्साई चिन जम्मू कश्मीर का हिस्सा है। 1899 में एक ब्रिटिश सर्वेयर ने अक्साई चिन को मैकार्ने मैकडोनाल्ड लाइन के हिसाब से अक्साई चिन को चीन का हिस्सा बताया। इसके 50 साल बाद चीन ने अक्साई चिन पर कब्जे का पहला कदम रखा और यहाँ 1951 में सड़क बनानी शुरू कर दी। इस सड़क के जरिए चीन का शिंजियांग प्रांत तिब्बत से जुड़ गया। चीन की इस कार्रवाई पर भारत ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और इस तरह 1957 में चीन ने 179 किलोमीटर लंबी सड़क बनाकर अपने इरादे जाहिर कर दिए। इसके बाद 1962 की जंग हुई और भारत का अक्साई चिन चीन के पास चला गया। दोस्तों इतना ही नहीं, तब की सरकार ने श्रीलंका जैसे छोटे देश के सामने घुटने टेक दिए थे और देश का महत्वपूर्ण हिस्सा उसे दे दिया, जिसे लेकर प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा नेता अन्नामलाई बेहद आक्रामक हैं। लोकसभा चुनाव में यह विषय बहुत तूल पकड़ रहा है। सवाल उठता है कि आखिर कौन सा हिस्सा देश ने खोया, देश के लिए इसका क्या सामरिक महत्व है, प्रधानमंत्री मोदी इसे लेकर कांग्रेस पर क्यों हमलावर हैं, कांग्रेस पार्टी बगले क्यों झांक रही है? तो दोस्तों इस बारे में जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ आखिरी तक। लोकसभा चुनावों से पहले आरटीआई से हुआ बड़ा खुलासा। मुद्दे को लेकर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर बोला हमला। दोस्तों आरटीआई से मिले एक जवाब में यह खुलासा हुआ है कि 1974 में तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने देश के कच्चा थीवू द्वीप को श्रीलंका के हवाले कर दिया था। दोस्तों सवाल उठता है कि आरटीआई किसने दाखिल की थी, पूरा मामला क्या है? तो दोस्तों इस मामले में तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष के अन्नामलाई आरटीआई के माध्यम से इस द्वीप के बारे में जानकारी मांगी थी। आरटीआई के जवाब में बताया गया है कि कैसे भारत के ढुलमुल रवैये ने इस द्वीप को श्रीलंका के पाले में धकेल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिपोर्ट को शेयर करते हुए कांग्रेस पर करारा हमला बोला है। दोस्तों सवाल उठता है कि इस द्वीप के बारे में इतिहास क्या कहता है, द्वीप का कितना क्षेत्रफल है, सामरिक दृष्टि से ये कितना महत्वपूर्ण है? तो दोस्तों दस्तावेजों से पता चलता है कि 1.9 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल का यह द्वीप भारत की सीमा से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ब्रिटिश काल से ही इस द्वीप पर भारत का कब्जा था, लेकिन आजादी के बाद से श्रीलंका लगातार अपना दावा ठोकने लगा था। हालांकि भारत इसका विरोध कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे भारत का रुख इस द्वीप को लेकर उपेक्षा भरा हो गया। 10 मई 1961 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस मुद्दे को अप्रासंगिक बता दिया था।
तत्कालीन कॉमनवेल्थ सेक्रेटरी वाईडी गुंडेविया की ओर से तैयार एक नोट में पंडित नेहरू ने लिखा, मैं इस द्वीप को बिल्कुल भी महत्व नहीं देता और मुझे इस पर अपने दावे को छोड़ने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। आगे चलकर 1974 में इंदिरा गांधी सरकार ने एक समझौते के तहत द्वीप का अधिकार श्रीलंका को सौंप दिया। दोस्तों, कच्चाथीवू भारत के रामेश्वरम और श्रीलंका की मुख्य भूमि के बीच पाक जलडमरू मध्य में स्थित है। इस स्ट्रेट का नाम रॉबर्ट पाक के नाम पर रखा गया है। वे 1755 से 1763 तक मद्रास प्रांत के गवर्नर रहे। 285 एकड़ में फैले ये द्वीप उत्तरी श्रीलंका और भारत के तमिलनाडु राज्य के आसपास जिलों में रहने वाले लोगों के जीवन में प्रमुख भूमिका निभाता है। द्वीप के आसपास का इलाका मछली पकड़ने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस टापू के करीबी इलाके में रहने वाले लोग पारंपरिक रूप से इन समुद्री संसाधनों पर निर्भर रहे हैं। अक्सर कई बार देखा गया है कि भारतीय मछुआरों को श्रीलंका पकड़ लेता है और उन्हें लंबा समय तक वहां की जेलों में बिताना पड़ता है। दोस्तों, श्रीलंका में आर्थिक संकट और वहां पर भारी चीनी निवेश के बीच ये द्वीप सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। श्रीलंका की भौगोलिक स्थिति इसे खास बनाती है। ये मलक्का जलडमरू मध्य और सुएज नहर जैसे महत्वपूर्ण ट्रेड रूट पर है, जहां से होकर जहाजों और तेल टैंकरों की बड़ी खेप हर साल गुजरती है। यही वजह है कि चीन की श्रीलंका में दिलचस्पी हमेशा बनी रहती है। वहीं चीन ने श्रीलंका को अपने कर्ज जाल में फंसाकर उसके हम्बनटोटा बंदरगाह पर कब्जा कर लिया है। बंदरगाह के निर्माण के लिए पहले चीन ने भारी मात्रा में कर्ज दिया और जब श्रीलंका कर्ज नहीं लौटा पाया तो बंदरगाह को 99 साल की लीज पर ले लिया। कहा जाता है कि हम्बनटोटा को चीन अपने सैन्य अड्डे के रूप में विकसित कर रहा है। भारत इस मामले में कई बार श्रीलंका के सामने आपत्ति उठा चुका है, लेकिन भारत द्वारा उठाई गई आपत्तियों के बावजूद चीन के जासूसी जहाज को हम्बनटोटा पर रुकने की अनुमति दी गई थी। ऐसे में कच्चाथीवू पर भारत का नियंत्रण महत्वपूर्ण सामरिक कदम हो सकता था। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर हमलावर हैं। दोस्तों, इस द्वीप के बारे में पिछली सरकारों के रवैयों को आप किस तरह से देखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।